जय हिंद साथियों, मैं रंजीत कुशवाहा प्रचंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे वीर सपूत ऊधम सिंह के बारे में। वीर सपूत ऊधम के बारे में जानेंगे, ऊधम सिंह के बारे में, जहां कहीं पर ये शेर सिंह के नाम से जाने गए, कहीं पर ऊधम सिंह। और जब इनने क्रेस्टन हाउस में 13 मार्च 1940 को अंग्रेजों की भरी सभा में जनरल ओडायर को गोली मारी, तब अपना नाम बताया राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम मोहम्मद सिंह आजाद, ये रास नहीं आया लोगों को नाम। तो आओ झुक कर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है और खुद नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। तो आज जानेंगे हम ऊधम सिंह के बारे में। इनके बचपन का नाम जो था वो शेर सिंह था। बचपन का नाम था शेर सिंह, बचपन का नाम था शेर सिंह। और इनके बड़े भाई का नाम था मुक्ता सिंह। मुक्ता सिंह, शेर सिंह और इनके बड़े भाई का नाम मुक्ता सिंह। बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, तो इनका लालन पालन अमृतसर के अनाथ आश्रम में पले बढ़े। वहीं से मैट्रिक्स की परीक्षा हाई स्कूल पास किए और हाई स्कूल पास होने के बाद इनको कहें कि अब आप बड़े हो गए हो, अब आप जा करके अपना काम शाम संभालो, अब कमाओ खाओ आराम से। क्योंकि अनाथ आश्रम बहुत अच्छा अनाथ आश्रम था, आज की तरह नहीं, बढ़िया सेवाएं, बढ़िया वहां गुरुवाणी चलती थी दिन रात कि लोग अच्छे बने। अब ये क्या हुआ है कि 19 मार्च 1919, पहली चीज है कि 19 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट आया। रोलेक्ट एक्ट, अपील, दलील, वकील, इसे हम लोगों ने काला कानून की संज्ञा दी थी। ये ऐसा कानून था 19 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट आया, जिसे हम काला कानून के नाम से जानते हैं। अपील, दलील, वकील, यानी ना अपील आप कर सकते हो, ना दलील कर सकते हो, ना वकील कर सकते हो। अपील, वकील, दलील कुछ भी नहीं कर सकते हो। थोड़ी सी गलती हुई नहीं हुई, आपकी गिरफ्तारी हो गई और आपको जेल में उठा करके डाल दिया गया। तो 9 अप्रैल का समय होता है, 9 अप्रैल, 9 अप्रैल का समय होता है। 9 अप्रैल 1919 में एक लोग का नाम होता है डॉक्टर सत्यपाल। डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू। देखो, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू दो महान लीडर थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। एक हिंदू थे, एक मुस्लिम, और ये आपसी यूनिटी की मुख्य दोनों लोग थे। यानी कि जो रामनवमी का त्योहार था, कौन सा त्योहार था? रामनवमी। रामनवमी, यहाँ भगवान राम की रथ यात्रा निकलती है, 2 लीडर रथ पर बढ़िया सवार होते हैं। एक का नाम होता है डॉक्टर सत्यपाल, दूसरे लोग का नाम होता है सैफुद्दीन किचलू। तो रामनवमी का त्योहार होता है, बढ़िया झूम के गा बजा रहे हैं, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, सभी लोग भाईचारा आपसी। उसमें हुआ क्या कि एक बहुत चुगलखोर गद्दार आदमी था जिसका नाम था हंसराज। हंसराज जो गद्दार था, तो हंसराज जो गद्दार था, इसने मां भारती के साथ गद्दारी की और अंग्रेज को जनरल ओडायर, जो वहां का अमृतसर का क्या था, लेफ्टिनेंट था पंजाब का, तो वहां जाकर के बताएं कि ये आपसी यूनिटी है। 9 अप्रैल 1919 को आपसी यूनिटी का कारण क्या है? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, दो ऐसे लीडर हैं जो कि आपसी यूनिटी, लोगों में यूनिटी भर रहे हैं और ये सभी धर्मों को सुई धागे की तरह पूरे धर्मों को पिरोते जा रहे हैं एक माला में। तो वो कहता है, जनरल डायर कहता है, इस माला को ऐसी तोड़ी जाएगी कि सदियों तक इसकी यूनिटी जो है मोती समेट नहीं पाएगी अंग्रेज सरकार, जो आज बहुत यूनिटी दिखा रही है, भारत के लोग दिखा रहे हैं, ये कभी एक नहीं हो पाएंगे। और कहीं ना कहीं उसकी बात आज भी सच है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी बातों में हिंदू मुस्लिम दंगे कहीं ना कहीं देखो हो ही जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के। वहां से अंग्रेज अपनी फोर्स भेजते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इन लोगों पर लाठीचार्ज कर देते हैं। जब लाठीचार्ज करते हैं तो उसी पे गुस्सा आती है, तो इंडियन 2-4 लोगों को मार देते हैं। तो इंडियन जो भीड़ थी वो गुस्सा, भीड़ देखो
अगर वो गुस्से में आ गए तो कुछ भी गलत कदम उठा सकती है। भीड़ उठा ली, इन लोगों को क्या की, मारना पीटना स्टार्ट की और ये बात बवाल बन गई। और उसके बाद अंग्रेजों ने कहा ये 2 लीडर भी उठा लिए। 10 अप्रैल 1919 को दोनों लीडर को उठा लिए, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू दोनों लोगों को उठा लिए और कहें कि काला कानून के अंतर्गत इन लोगों को उठा करके जेल में बंद कर दिए। तो गुस्साई भीड़ ने क्या किया कि इनकी अब धीरे धीरे देखो 10 अप्रैल को गिरफ्तारी हुई। अब इसके बाद की डेट आती है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को इस दिन पड़ता है बैसाखी। बैसाखी का त्योहार होता है, सिख लोग बहुत कायदे से मनाते हैं। तो 13 अप्रैल को यहां पर हुआ क्या कि इन लोगों के लिए जनसभा बुलाई जाएगी, इनकी रिहाई के लिए बात की जाएगी। सभी लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं और अंग्रेजों ने क्या किया, तो जनरल ओडायर है, जनरल माइकल ओडायर, जनरल माइकल ओडायर ने क्या किया, आर डायर को बुलाया। आर डायर एक व्यक्ति है जो कहते थे बहुत स्ट्रिक्ट टाइप का व्यक्ति है, इसको बुलाया। इसने कहा माइकल ओडायर से, जनरल माइकल ओडायर कि आर डायर ने माइकल ओडायर से कहा कि तुम आर्मी लगा दो कर्फ्यू, बाकी सारा मामला सुपुर्द कर दो हमारे। इसने क्या किया कि पूरी फोर्स को लेकर के जलियांवाले बाग हत्याकांड में आप लोग जानते ही होंगे कि ऐसे करके मान लो ये पूरा बना था, यहीं पर एक गेट लगा था और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर मंच बना था, ठीक, यहीं से भाषण दे रहे थे। यहाँ के गेट पर क्या किए, पूरी फोर्स यहाँ से पूरा खड़ा कर दिए और यहाँ पर तोप खड़ा कर दिए और यहाँ पर जो भी लोग थे निहत थे उन पर 1650 राउंड फायरिंग किए थे। 1650 राउंड, 1650 राउंड की फायरिंग हुई थी गोली से। और उसके बाद जितनी गोलियां लाया था 1000 के ऊपर लगभग लोगों की फायरिंग का आदेश दिया। वहां सोचते समझते सब लोगों को लगा ऐसे डराने के लिए कर रहे हैं, फायर का आदेश दिया। 120 लाशें कुएं से निकली थी, वहां पर जो अंधा कुआं था 120 लाश निकली थी कुएं से, कुआं से 120 लाश निकली थी। यानी कि जो बूढ़े बुजुर्ग थे वही अंधे कुएं के रूप में थे। तो उसी में सब लोग, बच्चे लड़के छोटे बड़े सब कूद गए और वहीं पर ऊधम सिंह भी उपस्थित थे, वो पानी पिलाने का काम कर रहे थे। देखे अंधाधुंध गोलियां, तो एक बच्चा छोटा सा देखे उसको उठाने के लिए गए तो 10-20 लोग उनके ऊपर आ गए, वो नीचे दब गए, उनको हल्का सा गोली लगी थी चोट पैर वैर में। उसके बाद जब उनकी नजर खुली है, शाम का टाइम था, जैसे ही नजर खुली तो देखे कि हजारों लोग की लाशें पड़ी हुई है। ऐसे कभी सोच नहीं सकते ये कैसे हुआ। तो इन्होंने कहा कि जो भी किया है मैं इसका बदला लूंगा। और अभी कोई समुदाय तो था नहीं, कोई समाज तो था नहीं इनके लिए, ना कोई कम्युनिटी थी। तो इन्होंने क्या किया कि इनका बदला लेना है। अब बदला कैसे लेंगे, ऐसे तो बदला लिया नहीं जाता। धीरे धीरे मजदूरी किए, पैसा इकट्ठा किए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, गदर पार्टी के मेंबर बने। 1 नवंबर 1913, 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी के मेंबर बन जाते हैं। देखो 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भखाना ने किया था, भाखना। तो दोनों लोगों ने क्या किया, 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हो गई। गदर पार्टी के मेंबर तो बन गए, लेकिन इन्होंने सोचा ऐसे मेंबर बनने से काम तो नहीं चलेगा। ये सब लोगों को जागरूक किए और बताएं कि जलियांवाले बाग में हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी, 1000 लोग मरे थे। और जब हंटर कमीशन बना था, हंटर कमीशन जो बना, उसने रिपोर्ट क्या दिखाई कि 300 कुछ लोग मरे हैं, 300 कुछ लोग, 300 प्लस लोगों की रिपोर्ट दिखाए। और इसकी जो कमीशन बनी उसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। 1000 के लोग, 1000 के ऊपर लोग मरे थे, लेकिन दिखा क्या रहे हैं कि मात्र 300 कुछ लोग मरे हैं। मतलब इतना घटिया सरकार थी माइकल ओडायर कि उसने जो रिपोर्ट हंटर कमीशन भी बनाया, लेकिन हुआ कुछ नहीं जो अंग्रेजों ने चाहा
वही हो गया। अब हुआ क्या कि ऊधम सिंह ने सोच लिया कि अब इसका बदला लेना है। अब कोई कम्युनिटी हो, इनके पास कोई समुदाय हो, कोई संस्था हो, तो ये गदर पार्टी के मेंबर बन गए और सभी जनता को कहा कि जो हंसराज नाम का गद्दार है ना, इसी ने सब करवाया है। तो सभी भीड़ इनके हंसराज के घर जाती है। बड़ा सा बंगला था, अंग्रेजों से बहुत पैसा कमाता था, उन्हीं की चाटुकारी करता था। इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता, तलवे चाटने वालों का नहीं। गलत का विरोध खुल करके करिए, इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता, तलवे चाटने वालों का नहीं। तो ऊधम सिंह ने कहा कि ये गद्दार है, इसके घर पूरे लोगों को भीड़ लेकर के डर गया कि इतनी भीड़ मार डालेगी, घर में आग लगा दिए। तो ऊधम सिंह के पास गया तो ऊधम सिंह को लगा, मतलब हंसराज को लगा कि हमारे टाइप का आदमी होगा। तो ऊधम सिंह ने इसको पीछे के रास्ते से निकाल ले गए, कहाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो उसकी जब नजर वहां दिखे तो कहा, उसको याद आ गई घटना, तो कहा यहाँ कहाँ लाया, कहा कुछ याद आया, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग। इसको लग गया, इसके होश गायब। तो अपनी पगड़ी उतार के ऊधम सिंह के चरणों में रख दिया कि मेरी इज्जत रख लो। तो कहे तुमने माँ भारती की इज्जत नहीं रखी, हजारों लोग, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब मर गए, तुम्हें, तुम्हारी हम कहाँ से लाज रखें। तो एक कपड़ा उठाए और गर्दन में लपेट दिए और लपेट के धड़ाधड़ लड़ा करके दीवालों में जहां लाशें चिपक गई थी, वही लड़ा लड़ा के उनको उसी कुएं में फेंक दिए। तो गुस्सा तो शांत होगा नहीं, ऐसे एक गद्दार के मारने, गद्दारों की टीम भरी पड़ी थी ना। उसके बाद देखो ऊधम सिंह क्या करते हैं कि पहुंचते हैं पंजाब के सुनाम। पंजाब में एक स्थान पड़ता है सुनाम, वहां जैल सिंह रहते हैं। जैल सिंह उनसे मिलने गए तो इन्होंने कहा कि हम क्या करें, तो कहें तुम गदर पार्टी के मेंबर बन जाओ, तुम्हारे अंदर हुनर है अच्छा, और तुम गदर पार्टी के मेंबर बन जाओ। तो जैल सिंह ने कहा कि हम कैसे काम करें, कहें मेंबर बनोगे तभी तो काम स्टार्ट करोगे। अब ऊधम सिंह मेंबर तो बन जाते, वहीं के ऊधम सिंह के मामा मामी रहते थे। तो कहें चलो अच्छा मामा मामी से मिल लिया जाए। ऊधम सिंह मामा मामी से मिलने गए तो मामा से बहुत दिन बाद मिले थे, तो मामा ने कहा लड्डू बांटेंगे। तो ये गदर पार्टी के कुछ पर्चे रखे थे ऊधम सिंह, कहीं लड्डू 4-4 दोगे मिठाई रख करके ना, तो वही पेपर दे दिए। और वहां एक हवलदार रहता था, उसने देखा कोई बाहर से आदमी आया था, बाहर से कैसे, सख्त नजर रखते थे। ऊधम सिंह को लगा यही पर्चे दे दिया जाए। अब जब पर्चे में लड्डू रखे तो खा रहा था, देखा पर्चे तो बैन है, ये कहाँ से आया, थूक दिया लड्डू। तो कहा कि ये कहाँ से, तो कहीं इसमें बैन लिखा, तो इसमें क्या ऐसा है कि जो बैन लिखा, ऊधम सिंह कह रहे हैं। तो वो पढ़ने लगे, रोने पीटते, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ऊधम सिंह कहें तुम अंग्रेजी नौकर हो, तुम्हारे लिए लाइनें ठीक नहीं, लाओ मैं पढ़ के सुनाता हूँ। बढ़िया ऊंची सी जगह चढ़ गए, उन्होंने पढ़ा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना कातिले बाजुए कातिल में है। तो वो बढ़िया से पढ़े, मोटिवेट कहें, हम नहीं कह रहे हैं, ये हवलदार साहब कहे थे इसीलिए पढ़ दिए। तो हवलदार साहब के ऊपर सब लोग का हवलदार साहब की जय। तो उसने भूल गया कि हम लोगों को जगाने के लिए काम किए। धीरे धीरे ऊधम सिंह जगा रहे हैं। कुछ दिन पढ़ाई का काम किए, फिर पैसा कमाए, फिर 1924 में चले जाते हैं अमेरिका। 1924 से 1927 तक अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका में रहते हैं, तो अमेरिका में रहते हैं, वहां अंग्रेजी बोलना, पढ़ाई लिखाई सारी चीजें ऊधम सिंह सीख गए। बढ़िया टाई लगाना, बेल्ट लगाना, कोट पर, मतलब लगे कि हाँ पढ़े लिखे हैं। उसके बाद वहां से लौटे, फिर पैसा वैसा इकट्ठा किए। उसके बाद क्या किए, 1934 का साल था। अब ऊधम सिंह कहाँ चले गए, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में वहां लोग मित्र बने, धीरे धीरे काम करना। तो कहें कि एक आदमी से मिलना है, तो कहें किससे, कहें कि माइकल ओडायर ने। वहां पूछे, जब इंग्लैंड में पहुंचे, कहें उस आर डायर का क्या हुआ, इसका ट्रांसफर उसी वक्त आर डायर का कर दिए थे कि ये दोबारा भारत में नहीं आना चाहिए। इसका ट्रांसफर तो कर दिए, इसका, इसको दोनों को वहीं भेज दिए कि दोबारा यहाँ ये दिखने नहीं चाहिए भारत में। अंग्रेज सरकार वहां बुला ली। आर डायर को पैरालिसिस हो गया था, ये सड़गल करके मरा, वही है ना कुत्ते की मौत मरना, इस पर वो सूट करता है। लेकिन अभी कौन जिंदा थे, आर डायर तो कुत्ते की मौत मरा, सड़गल के मरा, पैरालिसिस हो गया था, मतलब शरीर से चल फिर नहीं पाता। लेकिन माइकल ओडायर अभी जिंदा थे, लेकिन काफी उम्र दराज तो हो गए थे। तो अब देखो माइकल ओडायर को पहुंचे, तो इनको लगा कि होगा कोई आदमी। तो जहां वहां लोगों से दोस्ती हुई, तो ऊधम सिंह लोगों से पूछे कि इनसे मिलना है।
तो कहें अच्छे आदमी से मिलवाते हैं, इनसे मिलवा दिए। गए तो कहे मैं फौज में था, मुझे बंदूकें चलाना, गोलियां चलाना सब आता है, उसकी सफाई उफाई करनी आता है। शौकीन टाइप का आदमी था माइकल ओडायर। इनको रख लिया उधम सिंह को। उधम सिंह मन मन मुस्कुराते रहे, किसी दिन इस बुढ़े को टपकाऊंगा, लेकिन सबके सामने मारूंगा और बताऊंगा किस लिए मारा हूं। तो उधम सिंह वही काम किए, ऐसी वैसी रहे आराम से, सबसे दोस्ती हो गई। तो वहीं पर पिस्टल एक खरीदे। और पिस्टल कब खरीदे? पहली चीज थी, वहां एक कागज चपका था, उसमें लिखा था फला फला दिन इनकी मीटिंग, दूसरे दिन इनकी, तीसरे दिन इनकी, सबकी मीटिंग। तो उसमें लिखा था एक दिन कि माइकल ओडायर की मीटिंग है। बड़ा खुश हुआ कि बस वही समय आ गया, जिस चीज का इंतजार था ना वही घड़ी आ गई। तो अब हुआ क्या कि उधम सिंह देखो 1934 में पहुंच गए थे इंग्लैंड, वहीं कमाए वहीं खाए अपना रहे। टारगेट क्या था? माइकल ओडायर को मारना है, चाहे जैसे मारना है। जनरल ओडायर को क्या करना है? मारना है। ये तो मर गया था सड़गल करके, लेकिन ये अभी सुरक्षित था। और इनका उधम सिंह का टारगेट क्या था? माइकल ओडायर। 21 साल तक उस टारगेट को, आप बताते हैं ना, जैसे आप भी संघर्ष करो, मेहनत करो, पढ़ाई करना है तो आप एक अपना लक्ष्य बना लो कि मुझे इसे पाना है। क्यों नहीं मिलेगा भाई? संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है भाई। अगर मेहनत किया तो उसके पैर के छाले भी तो देखने चाहिए। कामयाब हुआ उसके पीछे। अगर कोई महान बना तो ऐसे नहीं महान बन जाता मेरे साथियों। तो आप लोग भी देखिए कि अगर ये 21 साल पुराना बदला ले सकते हैं तो आप 4-5 साल अपने लिए नहीं दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो भाई। अपना पूरा जीवन जीना है आपको, 60-65 साल तब तक जीना है। तब तक के लिए आपके लिए एक जॉब तो जरूरत है, कमाना तो जरूरी है। तो कहते हैं ना, जो पसीने से नहाएगा वही इतिहास बदलता है, जो पानी से नहाएगा वो लिबाज ही बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलता है। अब भाई पहुंचे वहां, कहें ठीक है, देखे माइकल ओडायर की मीटिंग है, जश्न मनाए। और वहां से एक बढ़िया सा पिस्टल खरीद करके एक बढ़िया सा मोटी सी बुक लिए, उसको वही पिस्टल आधे पेज इधर से छोड़ दिए, आधे नीचे की तरफ से। अब बीच के पेज में पेंसिल से रख करके बढ़िया पिस्टल सेट करके उसी को सेफ में काट दिए, पिस्टल सेफ। अब किताब ऊपर से पलटोगे तो दिखाई नहीं देगा, बीच में सेट है पिस्टल। बढ़िया टाई बेल्ट कोट पैंट पहन के अंग्रेज टाइप में गए। 13 मार्च 1940 को कैक्सन हाउस में। वो तारीख क्या थी भाइयों? 13 मार्च 1940। कैक्सन हाउस, कहीं कहीं कैस्टन हाउस भी मिलता है, कैस्टन हाउस, कहीं कैक्सन हाउस। तो कैस्टन हाउस में क्या किए, लेकर के बढ़िया, तो बाहर चेकिंग हो रही थी तो उधम सिंह लेकर के बढ़िया पुस्तक मोटी सी और लेकर के हाथ में चले जाए। तो कहें इसमें क्या है? कहें इसमें जैसे आपके यहाँ रोमियो और जूलियट की कहानी है ना, वैसे हमारे यहाँ श्री फरहाद की कहानी है। अब बातों में उलझा दिए, कहीं ऐसा हो चेक कर लिए पिस्टल मिल जाए, बिना बात को फांसी दे देंगे अंग्रेज। तो इससे अच्छा है कि बातों में उलझा दिए, कहें ठीक अच्छा जाओ। बढ़िया आराम से बैठ गए। और जब वो माइकल ओडायर आया ना, सीना चौड़ा करके, बुढ़ा व्यक्ति था लेकिन भाषण की शुरुआत कैसे की? एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। एलजी था लेफ्टिनेंट गवर्नर, कहां? पंजाब के क्षेत्र में। जब भारत सरकार, अंग्रेज सरकार भारत में दिक्कत में थी, तब मैंने ऐसे ऑर्डर दिया था कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों लोगों को मारा था, और अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो फिर ऐसे ही भारतीय कुत्तों को ऐसे मारूंगा। शब्द क्या थे? तो इंतजार किसको था? 13 मार्च 1940 को उधम सिंह इंतजार ही कर रहे थे कि आ जाओ, बुढ़ा को टपकाऊंगा जरूर आज। मन में खुशी की लहर तो थी ही पहले से। और जैसे ही बोलना स्टार्ट किए, मैं भारतीय कुत्तों को ऐसे ही मारूंगा। भारत में मारा, अफ्रीका में अगर ऐसी जरूरत पड़े तो भारतीय कुत्तों को हम ऐसे ही मार सकते। उधम सिंह उठे, कहें इस गलत फहमी में मत रहना, अफ्रीका तक तुम पहुंचोगे नहीं। निकाले पिस्टल, तड़ाक तड़ाक ठोक दिए। और जब ठोक दिए ना तो बुढ़ा टपके और आकर के एक महिला पकड़ ली। सोच रहे थे ताकतवर अगर एक झापड़ दे तो महिला गुड़िया जाए ना, लेकिन हुआ क्या कि भाई व्यक्ति को, अगर आदमी है उसको महिला कहां पकड़ पाएगी भाई। उसके बाद कहें ठीक है इन्हीं ने पकड़ा है, तो कहें भाग के, अरे कहें भागने के लिए नहीं मारा हूं, बताऊंगा ना किस लिए मारा हूं। कहें आप बताइए। कहें नहीं, भरी सभा में बताऊंगा और किस लिए मारा। 21 साल पुराना बदला लिया।
कहन कैसा सन की आदमी, कह सन की नहीं हो, 21 साल पहले खोपड़ी घूमी थी और उसका बदला आज लिया हूं। बदला लेना चाहता था लेकिन मौके की तलाश नहीं मिली। तो ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को कैक्सटन हाउस में मार दिए गोली अंग्रेज माइकल ओ डायर को। अब मार दिए तो वहां दहला दिया पूरा भारत को। इस पर महात्मा गांधी ने भी कमेंट क्या किया था, टिप्पणी किए थे कि सनक भरा काम है। महात्मा गांधी ने क्या कहा कि सनक भरा काम है, इसके पक्ष में मैं नहीं हूं। कि चाहते भी नहीं थे ना कि महात्मा गांधी हमारा क्या भाई, ये थोड़े थे, उनको तो अपना बदला लेना था। और जब वहां मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई तो कहे नाम क्या, तो कहे नाम अपना बताएं। नाम क्या था, पहले तो बचपन का नाम शेर सिंह था और अनाथ आश्रम में इनका नाम क्या दिए, ऊधम सिंह। माता पिता बचपन में नहीं थे, बड़े भाई मुक्ता सिंह थे। इन्होंने ऊधम सिंह ने अपना नाम क्या बताया, राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम हिंदू हूं इसलिए राम लगाता हूं, मुस्लिम समुदाय से हूं इसलिए मोहम्मद लगाता हूं, सिख हूं इसलिए सिंह लगाता हूं, आजाद भारत को करा ही लूंगा। तो कहें कैसी सनक भरी बात है, कहें सनक नहीं, मारना बहुत पहले से चाहता था लेकिन मार नहीं पाया। तो उसने कहा कि और कुछ, तो कहें कि मैं ऐसे अंग्रेज कुत्तों की बातों को नहीं मानते, ऐसे भाषण देने लगे कि ऐसे ऐसे शब्द थे। तो अंग्रेजों की बेइज्जती हो रही थी वहां भाई मजिस्ट्रेट के सामने, वहीं इंग्लैंड में। तो जब बेइज्जती हो रही थी तो उन्होंने कहा प्रेस वालों से